बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोरेंसिक की ऑस्पी इस दफ़ा जो 1 फ़ेब को 2024 में मॉर्निंग बैच को आई है, उसकी मैं की बता रही हूँ। सबसे पहले तो फ़ोरेंसिक ऑस्पी में 12 स्टेशंस होते हैं। टोटल 10 स्टेशंस होते हैं, जिनमें से 8 अनऑब्ज़र्व्ड होते हैं और 2 ऑब्ज़र्व्ड स्टेशंस होते हैं। सबसे पहले अनऑब्ज़र्व्ड की बात करें तो स्टेशन नंबर 1 में था आरबीसीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन। आरबीसीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन में वहाँ पे जो आरबीसीज़ दिए हुए थे वो थे चिकन आरबीसीज़। अब आइडेंटिफ़िकेशन में पिक्चर भी आ सकती है, कॉलेज में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स अगर अवेलेबल हों तो वो भी आ सकती हैं, डिपेंड करता है। आरबीसीज़ की स्लाइड्स में सबसे पहले ना जो से मेनली 3 टाइप के आरबीसीज़ जिसकी स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं ईजीली, उनमें सबसे पहले ह्यूमन आरबीसीज़ हैं, चिकन आरबीसीज़ हैं और कैमल आरबीसीज़ हैं। जो ह्यूमन आरबीसीज़ होते हैं ना, वो ऐसे सर्कुलर होते हैं, चिकन के भी सर्कुलर होते हैं। लेकिन जो कैमल आरबीसीज़ हैं, इनका सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कि वो ओवल से होते हैं और उनके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। तो इस तरह काफ़ी सारे ना ऐसे ओवल ओवल शेप नज़र आएंगे उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर या पिक्चर के अंदर। ओवल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, इस टाइप के ना डिफरेंट ओवल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। अब ह्यूमन और चिकन दोनों के सर्कुलर आरबीसीज़ हैं। इनमें कैसे डिफरेंस आएगा कि जो ह्यूमन का आरबीसीज़ होता है ना, ह्यूमन आरबीसी होता है, एक तो वो फ्लैट होता है, डिस्क शेप, डोनट शेप होता है और उसके अंदर ना सेंट्रल इंडेंटेशन होती है। मतलब सेंटर से ना थोड़ा वो अंदर को हुआ होता है, लाइक इस तरह अगर देख लें ना इसका, अगर हम साइड व्यू लें तो इस तरह करके थोड़ा इंडेंटेशन सी होती है। अब वो नज़र कैसे आती है, जब हम उसकी माइक्रोस्कोपी में देखते हैं ना तो हमें ऐसे नज़र आता है कि एक सर्कल है बना हुआ, ऐसे, और उसके अंदर ना एक हॉलो सी स्पेस टाइप है। लाइक अगर बाकी सारा सेल सेल का जो कलर है ना उसके कंपैरेटिवली थोड़ा पेल होता है। अगर बाकी पिंकिश पिंकिश सा नज़र आ रहा है तो ये थोड़ा लाइट पिंक होगा या थोड़ा वाइट वाइट सा नज़र आता है। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे सेल के अंदर एक कैविटी सी पड़ी हुई है ना, इस तरह की अपीयरेंस होती है। और ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता डेफिनेटली। तो और जो चिकन आरबीसीज है ना, चिकन आरबीसी के अंदर ना एक न्यूक्लियस नज़र आता है प्रॉपर, और डार्क न्यूक्लियस नज़र आता है। उसकी जो सराउंडिंग है ना वो लाइट होती है। मतलब अगर ये बेजोफिलिक है ना, पर्पल, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पूरा सेल पर्पल नज़र आ रहा होता है, तो ये जो सराउंडिंग पोर्शन लाइट पर्पल है और जो अंदर आरबीसी है वो डार्क पर्पल कलर का नज़र आता है। कभी कुछ स्लाइड्स में ऐसे भी है कि ये जो साइड वाला एरिया है ना, मतलब इसको अगर बड़ा करके ड्रॉ करूँ मैं, तो ये जो साइड वाला सारा सर्कुलर एरिया है ये वाला, ये लाइट ग्रे सा नज़र आता है, लाइट ग्रे सा, लाइट पर्पल सा नज़र आता है। और अंदर वाला जो न्यूक्लियस है वो तो डार्क पर्पल कलर का नज़र आएगा। चिकन आरबीसीज का इस तरह का ये फीचर होता है। दोनों सर्कुलर, चिकन आरबीसीज में सेंट्रल पे आपको डार्क लाइक एक सर्कल नज़र आएगा बेजोफिलिक, और जो ह्यूमन आरबीसी के अंदर सेंट्रल पोर्शन लाइट नज़र आएगा। कैमल वाले आरबीसीज तो वैसे इलोंगेटेड होने हैं। इसी का सेकंड पार्ट था कि फीचर्स लिखने हैं ह्यूमन आरबीसीज के, क्योंकि क्वेश्चंस एज सच वो यूएचएस का पेपर ऑस्पी वाला नहीं है। जो स्टूडेंट्स ने आके बताए क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स वगैरह मैंने सर्च किए हैं। तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ह्यूमन आरबीसीज के फीचर हैं, कुछ में शायद वो कहना चाहते हैं कि ह्यूमन वर्सेस चिकन का डिफरेंस पूछा हुआ, तो ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। ह्यूमन आरबीसीज का अगर फीचर बताएं माइक्रोस्कोपिक, तो वो फ्लैट और डिस्क शेप या डोनट शेप आरबीसी नज़र आता है। राउंड होता है, उसकी शेप राउंड होती है, एक अलग बन सकता है उसका पॉइंट, और सेंट्रल इंडेंटेशन होती है। राउंड होगा, सेंट्रल इंडेंटेशन होता है, फ्लास्क या डोनट शेप होता है। चिकन आरबीसी फ्लैट होता है, ओवल शेप्ड होते हैं, डिस्क्स होती हैं। इसकी न्यूक्लियर डायमीटर नियरली इक्वल टू द सेल थिकनेस। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो सेल थिकनेस के इक्वल होता है। सिंपल आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था और इसके अंदर न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, उसमें राइफल फायर आर्म की, लाइक फायर आर्म रखा होता है सामने, देख के बताना होता है कि राइफल फायर आर्म है या उसकी इमेज हो सकती है। राइफल फायर आर्म जो वैसे लाइक जिसकी बैरल लॉन्ग होती है और कुछ इस टाइप का, इस तरह की जो राइफल होती है ना, इस टाइप की होती है, ठीक है। इस तरह का जो फायर आर्म है उसको राइफल फायर आर्म कहेंगे। और लॉन्ग बैरल राइफल फायर आर्म, राइफल फायर आर्म में फर्स्ट पे तो आइडेंटिफिकेशन थी ना, तो ये राइफल फायर आर्म हो गए। जो सेकंड है उसमें एम्यूनिशन डिज़ाइन। एम्यूनिशन डिज़ाइन क्या होता है, कैटरेज को बेसिकली एम्यूनिशन बोलते हैं। तो बुलेट हो जाएगा राइफल फायर आर्म में, साथ स्लैश में कैटरेज लिखते हैं, बुलेट या कैटरेज। बोर के फीचर्स क्या है कि राइफल फायर आर्म को राइफल कहते ही क्यों है, क्योंकि उसके बोर की राइफलिंग हुई होती है। अब इसका राइफल बोर होगा,
बोर का फीचर क्या है? राइफल्ड। राइफलिंग या राइफल्ड बोर का क्या मतलब होता है कि बोर के अंदर स्पाइरल ग्रूव्स बनते हैं, जो बोर कह रही हूँ, सॉरी, जो गन का बैरल है ना, ये जो लॉन्ग बैरल है गन का, इसके अंदर ना ग्रूव्स होते हैं, स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं, और इन स्पाइरल्स की वजह से, इन ग्रूव्स की वजह से जो बुलेट है वो स्पिन करती है, और स्पिनिंग मोशन की वजह से एक स्टेबल फ्लाइट पाथवे मिलता है। ये सारा उधर लिखना नहीं था वहाँ पे, बस आपने बोर का फीचर बताना था कि कैसा होता है। वैसे मैं बता रही हूँ कि राइफलिंग क्या है कि स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं बैरल के अंदर, और उन ग्रूव्स की वजह से जो बुलेट है वो स्पिन करेगी, और वो स्पिन करने की वजह से उसका ना मोर स्टेबल, उसका एक फ़्लाइट पाथवे या फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री उसकी स्टेबल बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पे था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स क्या होते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी बॉडी के इजीली एक्सेसिबल एरियाज़ पे कोई खुद से अपने आप को इंजरी पहुंचाए, तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। मतलब सपोज के एक इंसान है, वो अपने आर्म्स पे या हैंड्स के ऊपर उसने यहाँ पे ना डिफरेंट कट्स लगाए हैं, ठीक है, तो ये उसने खुद लगाए हुए, तो इनको हम कहेंगे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ हैं। इसी तरह इजीली एक्सेसिबल एरियाज़ पे हो सकती है, लेग्स पे हो सकती हैं, लाइक ये लेग्स पे, ये लोअर हाफ बनाया मैंने लेग का, ठीक है, तो लेग पे हो सकती है, आर्म्स पे हो सकती हैं। इजीली एक्सेसिबल एरियाज़ पे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हो सकती है, किसी भी वजह से, परेशानी में, डिप्रेशन में, टेंशन में, कोई ब्लेड ये रेज़र की वजह से, रेजर्स की मदद से कोई वुंड्स बनाए तो उसको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड कहते हैं। तो इसकी पिक्चर कैसे आएगी? मोस्टली इसके अंदर आर्म का एरिया या लेग्स का एरिया आ सकता है, और उसके ऊपर ना ऐसे वुंड्स होंगे मल्टीपल। उसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मैं भी बताती हूँ, तो उस फीचर्स से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स आएंगे तो वो कैसे होंगे और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब में सेंड किए हुए हैं। अब इसमें बेसिकली क्या था, उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड के। तो ये क्वेश्चन था एक पास्ट पेपर का भी, कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ के, जो अगर नाइफ से कोई बनाते हैं या फिर कोई ब्लेड वगैरह से, तो बेसिकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ के करेक्टरिस्टिक्स या फिर उनके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि ये मल्टीपल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी पे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि एक ही कट के ऊपर आप दोबारा से एक नया कट बनाओ। टेलिंग इज़ प्रेजेंट, टेलिंग इनमें होती है, मैं भी बताती हूँ टेलिंग क्या है। उसके बाद है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लॉथ एंड ऑफ वाइटल एरियाज, क्लॉथ्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वाइटल एरियाज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मोस्टली विद अ नाइफ और अ रेजर ब्लेड। नाइफ से हो सकते हैं, रेजर से हो सकते हैं, या फिर ब्लेड से हो सकते हैं, रेजर या फिर ब्लेड से, ठीक है। अब ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे उसमें लिखने थे उसके पार्ट 2 में, कि सबसे पहले कि वो मल्टीपल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं, एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स पे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, टेलिंग होती है उनके अंदर, क्लॉथ्स या वाइटल एरियाज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मतलब जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड बना रहा है उसमें ज़ाहिर है अपने, अगर वो अपने आर्म पे या अपने बाजू पे बना रहा है तो वो वहाँ से क्लोथिंग का पीस ऊपर कर देगा। लाइक वो ऐसे थोड़ी ना होगा कि उसने कपड़े पहने और ऊपर से वो ब्लेड से कट लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोथ्स उसके अंदर नहीं होगी, और नाइफ़ या रेज़र ब्लेड से होंगे। अब मैं बताने लगी थी टेलिंग क्या होती है। टेलिंग ऐसे तो बेसिकली कोई भी जो वुंड बनता है ना, अगर किसी ने सपोज नाइफ़ से कोई वुंड बनाया है ना, तो जहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, सपोज ये नाइफ़ है, ठीक है, जहाँ से कट करना स्टार्ट किया था ना, वहाँ से वो वुंड जो है वो डीप होगा। सपोज ये एक स्किन की लेयर है, यहाँ से उसने कट करना स्टार्ट किया तो ये डीप है, ठीक है, यहाँ से डीप है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो एंड की तरफ आता है ना, तो ये जो वुंड है ये सुपरफिशियल होता रहता है ज़्यादा। तो स्टार्ट में डेप्थ ज़्यादा है, एंड पे आके उसकी डेप्थ कम हो गई। ये सपोज है आपकी एपिथेलियम है, ये उसकी डेप्थ को शो कर रहा है, तो स्टार्ट में डेप्थ ज़्यादा थी, एंड पे आके डेप्थ कम हो गई। तो इस फिनोमिना को या इस चीज़ को हम कहते हैं टेलिंग, कि इन वुंड्स के अंदर टेलिंग होती है। जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर कट थ्रॉट में सुसाइडल और होमिसाइडल होता है। जो सुसाइडल कट थ्रॉट है उसके अंदर भी खुद से जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल जहाँ से इंजरी देना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे डीप होता है कट, तो वहाँ पे होगी टेलिंग होगी सुसाइडल कट थ्रॉट में। होमिसाइडल में ऐसा टेलिंग नहीं होती, कि बिल्कुल सेम फोर्स से वो स्टार्ट करता है और कट करना एंड करता है, तो उसके अंदर टेलिंग नहीं इतनी होती। जबकि होमिसाइडल का सॉरी जो सुसाइडल है उसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कि उसके अंदर टेलिंग होती है। इसी तरह इसके अंदर टेलिंग होगी, तो वो लिखना है कि टेलिंग प्रेजेंट थी उसके फीचर्स में, जो था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड के फीचर्स। अच्छा, उसके बाद मैं कोई और पॉइंट बताना था यहाँ पे, स्किप हो गया मेरे से।
अच्छा, टेलिंग होती है, हाँ, सुपरफिशियल मैं बताने लगी थी। यहाँ स्किन के ऊपर ऊपर है, ये स्किन है तो इसके बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, लाइक बहुत डीप कट नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इंजरीज हैं ये सुपरफिशियल सी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट लेसरेशन। इमेज आई हुई थी या मॉडल आया हुआ था, उसके ऊपर स्प्लिट लेसरेशन, इसको आइडेंटिफाई करना है। स्प्लिट लेसरेशन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की लेसरेशन है, फिर उसके फीचर्स हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सिंपली कोई भी लेसरेटेड वुंड आ जाएगी, स्प्लिट लेसरेशन आ जाए तो उसके फीचर्स क्या होंगे कि सबसे पहले वो इरेगुलर शेप होगी, उसके मार्जिन्स इरेगुलर होंगे, एंगल ब्लर्ड होगा और इल डिफाइंड, ऐसे उसका एक प्रॉपर एंगल नहीं होगा, वेल डिफाइंड एंगल नहीं होगा। उसके बाद उसकी जो वॉल्स हैं वो इरेगुलर होते हैं और उसके अंदर टिश्यू टैग्स वगैरह शो होते हैं और उसके अंदर ब्लीडिंग कंपैरेटिवली लेस होती है। अब ये तो एक था ना क्वेश्चन कि इंसाइज वुंड और लेसरेटेड वुंड का डिफरेंस, तो अगर वहाँ पे आपने इसको लिखना है तो साथ लिख लेंगे ब्लीडिंग इज़ कंपैरेटिवली लेस, ब्लीडिंग इज़ लेस कंपैरेटिव टू इंसाइज वुंड। लेकिन ऑस्मी में फीचर्स थोड़े से लिखने होते हैं, काफ़ी सारे हैं, तो ये वाला पॉइंट बेशक बीच में से स्किप कर दें। ब्लीडिंग वाला नहीं लिखेंगे तो हेयर वाला लिख लेंगे, पुश्ड इन हेयर आर पुश्ड इन टू द वुंड। हेयर जो बल्ब्स होते हैं वो क्रश्ड होते हैं, एरिया अराउंड द वुंड ब्रूस्ड होगा या फिर डिन्यूडेड ऑफ द हेयर होगा, और क्लोथ्स पे ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि इरेगुलर शेप है, इरेगुलर मार्जिन्स हैं, ब्लर्ड और इल डिफाइंड सा एंगल है, और जो हेयर हैं वो पुश्ड इनटू द वुंड है, हेयर बल्ब्स क्रश्ड हैं, और जो से है ना एरिया अराउंड द वुंड वो ब्रूस्ड है या डीन्यूडेड ऑफ हेयर है। डीन्यूडेड ऑफ हेयर भूल भी जाता है तो एटलीस्ट ब्रूस्ड, एरिया अराउंड द वुंड इज़ ब्रूस्ड, और क्लोथ्स पे ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होते। तो ये सारे फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर। कहाँ का क्वेश्चन, स्प्लिट लेसरेशन के फीचर्स में। उसके बाद था हायोइड बोन फ्रैक्चर। हायोइड बोन को तो देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बोन है वो हायोइड बोन होती है। इसका ऊपर से लाइक अगर आप सुपीरियरली इसको देखो तो ऐसे व्यू नज़र आता है। हायोइड बोन का फ्रैक्चर पूछा हुआ था, तो ये यहाँ से फ्रैक्चर हुई हुई है, यहाँ से भी, जहाँ से भी फ्रैक्चर हुई है वो बोन पड़ी होगी या एक्सरे होगा तो आपने बता देना हायोइड बोन फ्रैक्चर, उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या होती है हायोइड बोन में। हायोइड बोन में जो कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है वो बॉडी ऑफ द हायोइड बोन है या फिर ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन है। रीज़न क्या होती है हायोइड बोन की फ्रैक्चर की? स्ट्रेंगुलेशन सबसे मेन कॉमन रीज़न है, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है या लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, थ्रॉटलिंग वगैरह, और हैंगिंग के केस में कम होती है हायोइड बोन फ्रैक्चर, लेकिन हो सकती है 27% केसेस में हो सकती है। मेरा ख्याल है इसकी ना ये वाली नेट पे थी वैल्यू 27%, और एनआरए में इसकी परसेंटेज कम है लिखी हुई, तो हमने परसेंटेज तो मेंशन नहीं करनी, लेकिन मेनली ना स्ट्रेंगुलेशन या थ्रॉटलिंग में इसकी फ्रैक्चर होता है हायोइड बोन का। उसके बाद था नक्स वोमिका के सीड्स या स्ट्रिक्नीन आइडेंटिफिकेशन करनी है, और उसके बाद उसके से रेलिवेंट दो क्वेश्चंस हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसकी पॉइजनिंग में, और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। नक्स वोमिका के सीड्स ऐसे होते हैं लाइक जैसे अंजीर होती है ना, सपोज इस तरह की होती है ना अंजीर, थोड़ी इसकी ना शेप ऐसे बनती है जैसे ड्राई हुई हुई अंजीर होती है बहुत ज़्यादा। अंजीर तो चले वो थोड़ी मोटी होती है ना, उसकी ये है थोड़ी हाइट होती है, ये बिल्कुल ना इसकी ये हाइट वाली चीज़ नहीं होती। तो ये इस तरह जस्ट लाइक ड्राइड अंजीर की तरह की होती है, डार्क ब्राउन सा कलर होता है। मैं एंड पे ना इसकी एक पिक्चर ऐड कर दूँगी वीडियो के एंड के ऊपर। तो उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, बहुत डिफरेंट सीड्स होते हैं सब बाकी सबसे, तो ईजिली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसकी अब है क्वेश्चन था कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताने हैं नक्स वोमिका की पॉइजनिंग की, और इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर एनजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस है, स्टिफनिंग ऑफ द फेशियल मसल्स है, मसल ट्विचिंग है, टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन्स है, और ये है ऑपिथोटोनस, एम्फ्रोस्थोटोनस और प्लूरोस्थोनस, ये इसके अंदर ना फीचर आते हैं। और क्या कहते हैं साइनोसिस हो सकती है, और ब्लड स्टेन्ड फ्रॉथ होता है इसके अंदर। एस्फिक्सिया की वजह से डेथ होती है और रेस्पिरेटरी मसल्स का स्पैज्म हो जाता है। शुरू से सारे फीचर्स करें तो नक्स वोमिका के अगर साइंस एंड सिम्टम्स में इजी जो से वो याद करने हो तो एनजाइटी सबसे पहले होती है, एनजाइटी हो जाएगी। एनजाइटी की वजह से, एनजाइटी कोई रेस्टलेसनेस काइंड ऑफ कह लें आप, एनजाइटी या रेस्टलेसनेस है। फेशियल मसल्स की स्टिफनिंग हो जाती है और मसल्स की ट्विचिंग। सबसे पहले ये टेंशन से रिलेटेड लाइक एनजाइटी वगैरह रेस्टलेसनेस है, और फिर मसल्स वाले हैं सारे, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स है, मसल ट्विचिंग है, टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन्स है। तो और ना इसमें बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि मसल्स ना स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड होते हैं, और बॉडी ना एक आर्क की फॉर्म में हो जाती है, लाइक आपका हेड की बैक
और यहाँ से जो फुट की हील्स है ना वो टच हो रही होती हैं ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है और ये पर्सन की ऐसी अपीयरेंस हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ऑफिथोटोनस। और अगर पोजीशन, बॉडी की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में हो ऑफिथोटोनस के, तो उसे हम कहते हैं एम्प्रोस्थोटोनस। और अगर लेटरल पोजीशन हो बॉडी की तो प्लूरोस्थोनस। ये सारे किसके अंदर आते हैं? नक्स वोमिका यानी स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में। उसके बाद साइनोसिस हो रहता है और ब्लड स्टेन फ्रॉथ है। अगर हमने सिंपल लिखे तो एंजाइटी था, रेस्टलेसनेस, स्टिफलिंग ऑफ फेशियल मसल्स, मसल ट्विचिंग, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस। उसके बाद ब्लड स्टेन फ्रॉथ है, साइनोसिस है, और डेथ होती है ड्यू टू एस्फिक्सिया फ्रॉम स्पैज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। अच्छा, ये पूछा नहीं वाले किन साथ के भी कर लेते हैं। फैटल डोज क्या होती है कि 1 सीड ऑफ नक्स वोमिका या फिर 2 ग्राम्स ऑफ पाउडर, उसका एक सीड या फिर 2 ग्राम पाउडर हो, और 2 से याद रखना कि 2 ग्राम था तो फैटल पीरियड 2 आवर्स है, 2 ग्राम और 2 आवर्स। और उसके बाद इसका पूछा कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। मेनली इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। होमिसाइड और होमिसाइड रेयर इसलिए कि बेटर टेस्ट है। होमिसाइड में बेसिकली पॉइजन्स वो यूज़ होते हैं जब कोई किसी को मारना चाह रहा होता है, तो कि जो उसका ना लाइक टेस्ट वगैरह इतना ना ख़राब हो, लाइक पता ना चले जो पर्सन अगर किसी को मार रहा है, किसी का मर्डर वगैरह कर रहा है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की जाए कि जिसका किसी को भी आइडिया ना हो कि उसने कुछ को कुछ खिलाया है, तो वो टेस्टलेस चीज़ की तरफ ना लाइक उसको करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेफर करते हैं। तो होमिसाइड इसकी रेयर होती है क्योंकि इसका बेटर टेस्ट है। सुसाइड भी बहुत रेयर होती है क्योंकि डेथ पेनफुल होती है। जब इंसान कोई सुसाइड करना चाहता है तो वो सबसे ना जो लेस पेनफुल मोड है वो अडॉप्ट करना चाहता है कि फौरी फौरी उसकी डेथ हो जाए। अब 2 आवर्स के लिए इसका फैटल पीरियड है, तो 2 आवर्स के लिए वो उसको बहुत पेनफुल होती है इसकी जो डेथ है। होमिसाइड है नहीं है, रेयर है, क्यों है? बेटर टेस्ट की वजह से। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है इसकी मेनली, और जो सुसाइड है वो रेयर है क्योंकि डेथ पेनफुल होती है। उसके बाद आ गया है क्वेश्चन, ये भी हो गया। उसके बाद था ममीफिकेशन। ममीफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन करनी है पिक्चर में। उसके बाद 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं ममीफिकेशन को। ममीफिकेशन बेसिकली क्या होता है? ममीफिकेशन क्या होता है कि ममीफिकेशन अकर्स ड्यू टू हीट ड्राइंग ऑफ द टिश्यूज aided by currents of air. The skin becomes tight over the bones and joints and the tissues stay preserved. ममीफिकेशन क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसकी काइंड ऑफ ममीफाई हो गई है, थोड़ी प्रिजर्व हो गई है। कैसे होता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो ही हॉट टेम्परेचर में या हीट ड्राई हो जाती है टिश्यूज़ की, एयर करंट्स की वजह से। हवा चल रही हो, एयर करंट्स अवेलेबल हो और हीट हो, तो वो ना एयर ड्राई हो जाएगी। ममीफिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं कि वो कलर ब्राउन डस्ट की हो रहता है बॉडी का, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होती, और वो हार्ड हो जाती है। बॉडी का कंटोर प्रिजर्व रहता है, फेशियल फीचर्स प्रिजर्व रहते हैं। ये सारे फीचर्स आ जाएंगे ममीफिकेशन के। उधर पिक्चर होगी तो उससे आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ममीफिकेशन होगी। उसमें क्या फिर कैसे नज़र आएगा कि जो सिर्फ बोन्स के बिल्कुल साथ ना स्किन जुड़ी हुई होती है, और वो लाइक फेशियल फीचर्स जिसका मेन पॉइंट है ना ममीफिकेशन का, उसमें क्या है कि फेशियल फीचर्स प्रिजर्व होते हैं। जो बॉडी डिके हो रही होती है ना उसके, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी वो गल सड़ जाती है, सारे उसके जो फीचर्स वगैरह ना वो लॉस हो जाते हैं। उसमें स्वेलिंग वगैरह हुई होती है, पुट्रीफेक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है। अगर इसकी पिक्चर्स वगैरह देखें ना आप नेट से या फिर बुक से, तो जो पुट्रीफेक्शन है ना उसके अंदर स्वेलिंग हुई होती है, और गैस प्रोडक्शन वगैरह और सारा कुछ। लेकिन जो ममीफिकेशन है ना, पुट्रीफेक्शन में ऐसे जो फीचर्स वगैरह है ना वो भी ख़राब हुए होते हैं, प्रिजर्व नहीं होते। ममीफिकेशन में क्योंकि हीट ड्राइंग हुई होती है एयर करंट्स की वजह से, फेशियल फीचर्स प्रिजर्व रहते हैं, बॉडी का कंट्रोल प्रिजर्व रहता है। तो ये ममीफिकेशन था। उसके बाद ममीफिकेशन के साथ उन्होंने पूछा हुआ था कि 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्री एयर सर्कुलेशन हो, हाई टेम्परेचर हो, डिवाइड ऑफ मॉइस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉइस्चर ना हो, हाई टेम्परेचर, डिवाइड ऑफ मॉइस्चर। और ये न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में जल्दी होती है, एज का एक फैक्टर आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग जो से होते हैं वो फेवर करती है ममीफिकेशन के प्रोसेस को इन ड्राई वार्म क्लाइमेट। और अगर जो बॉडीज़ डेजर्ट्स में भरी हुई हों या फिर ड्राई सैंडी सॉइल में और शैलो ग्रेव्स जो हों, वहाँ पर ममीफिकेशन ज़्यादा होती है, उसका चांस इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फीमेल है, उसकी सेक्स आइडेंटिफिकेशन करनी। फीमेल पड़ी होगी सामने, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अच्छा, अगर बुकिश नॉलेज की बात करें तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका हेड होता है ना मेल फीमेल का, वो लार्ज होता है, 2/3 ऑफ दिस फेयर।
फीमेल का हेड स्मॉल होता है, फीमेल की फीमर का हेड। नेक शाफ्ट एंगल मेल में ऑब्ट्यूज होता है, फीमेल में 90। लेकिन इसकी जहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह डायग्राम्स देखें नेट में तो वो ऑलमोस्ट वो एक जैसे लगता है, ऐसे ना डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो फीचर्स अगर इनका डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं तो मेल वाली फीमर हार्ड वो हैवी होती है, फीमेल की कंपैरेटिवली लाइट इन वेट होती है। साइज़ मेल का लार्ज होता है, फीमेल का साइज़ कम होता है। जो एंगल है वो सारा बता दें, लेकिन इसके आइडेंटिफिकेशन का कोई ऐसा हिंट जो होता है ना, एक पेट हिंट मिलना, वो नहीं मुझे मिला था। ये जो बुकिश नॉलेज है वो तो ये सारा हो गया। उसके बाद ये फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में ये बता देने। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ बोन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। बेसिकली कोई भी बोन्स आती हैं तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उसे बोन्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेंडर या सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होती है, लोअर जा से, स्कल, पेल्विस या सैक्रम से। रेस आइडेंटिफाई हो सकती है टीथ से, चीक बोन्स से, लॉन्ग बोन्स से, विड्थ ऑफ नेजल ओपनिंग से। एज बाय नोइंग क्लोजर एज ऑफ डिफरेंट सूचर्स ऑफ द बॉडी। हमें पता हो कि बॉडी के डिफरेंट सूचर्स किस एज पे क्लोज होते हैं तो उससे हम एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डीएनए एनालिसिस होगा बोन मैरो बायोप्सी का, तो उससे भी जेंडर वगैरह आइडेंटिफाई हो सकता है। कॉन्जेनिटल डीफॉर्मिटीज़, ये सारी जो से इन्फॉर्मेशन है वो हमें बोन्स के आइडेंटिफिकेशन से हासिल होती है। तो जिसका थर्ड पार्ट था ना कि बोन के आइडेंटिफिकेशन से क्या क्या पता चलता है, तो वो ये है जेंडर, रेस, एज और कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़। ये सारे पॉइंट्स लिख देने। अगर आपके पास टाइम है तो साथ ब्रैकेट में ये लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जेंडर किन किन बोन से पता चलता है, रेस किस किस से पता चलती है, एज और बाकी सारे फीचर्स किस किस बोन से पता चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये सारे थे जो से अनऑब्जर्व स्टेशन है। उसके अंदर आरबीसीज आइडेंटिफिकेशन वाला आ गया, राइफल फायर आर्म वाला आ गया है, स्प्लिट लेसरेशन है, हायोइड बोन फ्रैक्चर है, उसके बाद ममीफिकेशन है और ये फीमर वाला था। उसके बाद ऑब्जर्व स्टेशन में दो थे। अल्कोहलिक पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, फायर आर्म होल है किसी क्लोथ पे, उसको आइडेंटिफाई करना और एग्जामिन करना है। सबसे पहले जो आता है अल्कोहलिक पेशेंट का एग्जामिनेशन। कोई भी पेशेंट का एग्जामिनेशन है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होना है कि आपको पुलिस की तरफ से ना वो लेके आए होंगे उसको, पर्सन को, अल्कोहलिक को, तो पुलिस की ऑथराइजेशन होगी। उसके बाद अपने पेशेंट से अपना इंट्रो करा के, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर XYZ है, जो भी आपका नाम है, मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। ये कंसेंट होगी। कंसेंट में ये नहीं पूछना कि मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, आप इजाज़त देते हैं। कंसेंट इस वे में नहीं पूछते कि वो आपको इनकार कर सके। आपने कहना मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप इजाज़त देंगे, उम्मीद है आप ताउन करेंगे, तो ये कंसेंट होगी। अगर कंसेंट पेशेंट नहीं भी देता ना तो वो पुलिस होती है उस वक्त, तो वो आप पुलिस की अथॉरिटी से आप उसको फिर भी उसको एग्जामिन करते हो। उसके बाद आपने उससे हिस्ट्री लेनी है, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट, के उसने अगर वो ड्रंकन पर्सन आपके पास आया है तो आपने उससे पूछना है कि उसने शराब पी थी, कब पी थी, कितनी पी थी और किस सिचुएशन में उसने पी थी, लाइक कोई सी टेंशन वगैरह की वजह से या वैसे ही शॉक किया, या फिर वो ये सारी उसी हिस्ट्री में आ जाएंगे। वो पहले भी अल्कोहल इनटेक करता रहा है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी और किस वजह से उसने अल्कोहल इनटेक स्टार्ट की, सारा कुछ जो जनरल बातें वो हिस्ट्री में आ जाएंगी। उसके बाद उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे सिस्टम्स का सिस्टमिक एग्जामिनेशन आया था। सबसे पहले तो उसकी जो से है ना बेस लाइन्स वो चेक करने होते, लाइक बेस लाइन्स में सॉरी वाइटल्स चेक करने हैं आपने। लेट मी राइट इट हेयर, वाइटल्स चेक करने हैं जिसमें बीपी आ जाता है, उसका हार्ट रेट आ जाता है, उसका ब्रीथिंग रेट आ जाता है और ये सारा कुछ आपने चेक करना है। उसके बाद आपने लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन वो तरह से हम लोग वार्ड्स में करते थे ना कि CNS का एग्जामिनेशन है, CVS का एग्जामिनेशन है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है, GIT सिस्टम का एग्जामिनेशन है। तो ये सारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन उसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स भेजते हैं जिसमें यूरिन आ जाता है, ब्लड आ जाता है, उसकी जो ब्रेथ की स्मेल है वो तो वैसे ही आप टेस्ट कर लेंगे, और सलाइवा, ये सारा कुछ उसका लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन में आ जाता है। अगर उसकी फाइंडिंग्स क्या आती होती हैं, बेसिकली जो अल्कोहलिक पेशेंट है उसके फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि जो उसकी स्मेल ऑफ अल्कोहल होती है ब्रेथ के अंदर, उसमें स्लर्ड स्पीच आती है, थिक और अनस्टेडी वॉइस होती है, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, क्लियरनेस ऑफ इंटेलेक्ट, क्लियरलेसनेस होगा यहाँ पे कि वो ऐसे ऐसे ना वो बहकी सी बातें कर रहा होता है, अनस्टेडी गेट होती है उसकी, वेकेंट लुक होती है और डायलेटेड प्यूपल्स होते हैं।
वैसे ना उसके अंदर ना प्यूपिल्स का एक फिक्स्ड डायमीटर होता है जिसको मैकइवन साइंस भी कहते हैं। जब हम उसकी स्किन को पिंच करते होते हैं ना फेस या नेक पे, पिंचिंग ऑफ स्किन करें तो उसकी वजह से ट्रांजिट डायलेशन होती है प्यूपिल में, इसी को मैकइवन साइन कहते हैं। पॉजिटिव होता है, अल्कोहल का एक दूसरा होता है ना बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर, वो मैकइवन साइन होता है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल आना चाहिए इधर। अच्छा, उसके बाद पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में ब्लड, यूरिन, ब्रेथ, सलाइवा वगैरह भेजना। तो अगर इसको लाइन वाइज करें ना तो क्या होगा कि सबसे पहले आपने उससे पुलिस की ऑथराइजेशन थी पेशेंट को आपने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर ये है, मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। और फिर आपने उससे पूछा है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री ली है इवेंट की, उसके बाद एग्जामिनेशन किया है। तो जब हमने CNS वगैरह में ना हम चेक करते होते हैं, रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद हमने उससे उसकी वो बातें कर रहे हो तो हम उससे उसकी स्पीच का अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो सोच समझ के बात कर रहा है या फिर ऐसे ही बात कर रहा है। उसकी बोलने में लाइक वो ठहर ठहर के बोल रहा है, उसको जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा हमारी बात को। उसे कहेंगे कि वो एक सीधी लाइन में चल के दिखाए तो उसकी गेट जो सी है वो थोड़ी सी लाइक अनस्टेडी सी गेट होगी, उसे पता चलेगा। मैकइवन साइन चेक करें तो ये सारा कुछ हमने अल्कोहलिक पेशेंट में चेक करना है। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड, यूरिन, ब्रेथ, सलाइवा वगैरह भेज दिए। और अगर अल्कोहलिक पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। ओके, सो जो लास्ट था इसमें स्टेशन वो था फायर आर्म होल है क्लोथ के ऊपर, तो उसको आइडेंटिफाई करना और एग्जामिन करना है। अब जो फायर आर्म के आते हैं ना केस वगैरह, टॉप्सी रिपोर्ट जब लिखनी होती है उसके अंदर फायर आर्म्स में हमने चेक करना। सबसे पहले तो क्लोथ्स का मैं अटॉप्सी सर्टिफिकेट दिखाती हूँ एक। अटॉप्सी सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, अटॉप्सी रिपोर्ट। लाइक ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या अटॉप्सी रिपोर्ट है, तो उसके अंदर फायर आर्म का केस था। अब फायर आर्म के हमने जब क्लोथ्स का एग्जामिनेशन लिखना था तो उसमें हमने बताना होता है कि उसने किस तरह के क्लोथ्स पहने हुए हैं। जैसे उसने वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई है और स्टेन्ड विद ब्लड है, तो और क्लोथ एग्जामिनेशन में क्या बता सकते हैं हम कि कितनी इंजरीज थे उसके ऊपर, कितने होल्स थे क्लोथ के ऊपर, और क्लोथ की स्टेट बता देनी होती है कि लाइक उसने क्या पहना हुआ, शलवार कमीज़ है, फीमेल है, मेल है, उसने क्या पहना हुआ था, कि उसके शलवार कमीज़ थी, पैंट शर्ट थी, क्या पहना हुआ था उसने। और जो से वो क्लोथ्स थे वो कैसे थे, वो ब्लड स्टेन्ड थे या नहीं थे, वो उनमें वो लाइक वो ड्राई थे या वेट थे, मड वगैरह लगी हुई थी। कुछ क्लोथ्स के ऊपर कोई भी हमें साइंस मिलेंगे तो वो हमने बताने होते हैं। अब फायर आर्म के लिए स्पेसिफिकली क्या होगा कि हम बताएंगे कि उसके अंदर होल्स वगैरह थे कितने या नहीं थे, कैसे इंजरीज थी। तो अगर हम इसकी टॉपसी रिपोर्ट जब लिख रहे होते हैं ना फायर आर्म की, इसमें तो हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी बताएंगे ना कि फायर आर्म था, वुंड ऑफ एग्जिट कहाँ पे था, वुंड ऑफ एंट्री जैसे इसमें था ना फायर आर्म वुंड ऑफ एंट्री था, वो इन्वर्टेड मार्जिन होते हैं उसके अंदर। ये सारी क्लोथ्स में तो नहीं आती वैसे, लेकिन एक दफ़ा वैसे मैं बता रही हूँ ओवरऑल के फायर आर्म के अगर आता है तो इन्वर्टेड उसका कैसे होगा, एंट्री वुंड होगा, उसका साइज़ बताना होता है, उसके मार्जिनस कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे, और किस जगह पे होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे। तो ये तो पॉइंट आप बता सकते हैं कि क्लोथ्स पे क्या है, क्लोथ्स की में फ्रंट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, क्लोथ के किस एरिया पे है वोंट, ठीक है। और टैटूइंग, ब्लैकिंग वगैरह तो बॉडी के फीचर्स है ना। ये अमाउंट ऑफ एग्जिट का बताया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंजरी वगैरह का बताया हुआ है। अच्छा, ये तो इतनी डिटेल से हमें लिखनी, हमने था बेसिकली जो क्वेश्चन था ना वो था कि फायर आर्म है, होल है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एग्जामिन करना है, क्या वहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपने वो क्लोथ के इस पे रिगार्डिंग पूछा हुआ, तो क्लोथ पे बताना कि नंबर ऑफ़ होल्स कितने थे, और एंट्री वुंड या एग्जिट वुंड का कोई पता चल रहा हो होल से, और उसको फीचर को लाइक उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये फायर आर्म के ही होल थे। उसके ऊपर कोई ब्लैकनिंग वगैरह है, कोई गन पाउडर वगैरह कुछ फीचर है तो वो बताने, वो एग्जामिन करके बताने सारे। तो ये सारी जो ऑस्पी थी फर्स्ट फेब का जो मॉर्निंग वाला बैच है उसकी थी। होप्स तो समझ आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जिनसे मैं करवा रही थी जो नोट्स से जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, और बाकी जो कैमल RBCs वगैरह की पिक्चर है वो मैं इस वीडियो के एंड पे अभी अपलोड कर देती हूँ।